हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस कर लेते हैं 25 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। एक एक क्वेश्चन, एक एक फैक्ट आराम से सुनिए, एक एक क्वेश्चन को आराम से नोट कीजिएगा और क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ को ले सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में लॉन्च की गई समुद्र प्रचेत क्या है? समुद्र प्रचेत जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया एक पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है, मतलब एक प्रदूषण नियंत्रण पोत है जिसको हाल ही में इंडियन नेवी को सौंपा गया है। तो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्र प्रचेत को हाल ही में लॉन्च किया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च किया, इसको करेक्ट कीजिएगा। समुद्र प्रचेत इसे लॉन्च किया, नाम दिया गया है क्या? तो स्वदेशी रूप से निर्मित पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। समुद्री क्षेत्र में, भारत के तटीय क्षेत्र में जो समुद्र में प्रदूषण होता है उसको कंट्रोल करने के लिए इस वेसल का निर्माण किया गया है, पूरी तरीके से स्वदेशी निर्मित। वैसे देखिए, ये दूसरा वेसल है। हम इसको ऐसा देख सकते हैं कि इंडिया का दूसरा पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है, क्योंकि लास्ट ईयर 2024 में एक और वेसल शामिल किया गया था जिसका नाम था समुद्र प्रताप। तो 2024 में यह लॉन्च किया गया था समुद्र प्रताप के नाम से। अब जो दूसरा लॉन्च किया गया उससे नाम दिया गया समुद्र प्रचेत। देखिए, समुद्री क्षेत्र में जब किसी भी शिप से ऑयल लीक हो जाता है तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट आता है वो इकोसिस्टम को आता है, एनवायरमेंट को आता है, समुद्री जीवों को खतरा बढ़ता है। तो स्पेशली, वैसे तो सारे प्रदूषण या पॉल्यूशन से निपट सकता है, लेकिन स्पेशली इसे डिजाइन किया गया है कि अगर समुद्री क्षेत्र में कभी भी ऑयल का रिसाव हो जाता है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। इसके लिए काफी नई नई टेक्नोलॉजीज का इसमें यूज किया गया। भारत में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इस वेसल का निर्माण किया गया। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्र प्रचेत नाम का वेसल लॉन्च किया। नई नई टेक्नोलॉजीज का इसमें यूज किया जा रहा है, काफी सारे इक्विपमेंट इसमें ऐड किए गए। अगर कहीं भी समुद्र में ऑयल का रिसाव होता है तो ये इमीडिएट बेस पर ऑयल और पानी को अलग करेगा और ऑयल को किसी कंटेनर में रखकर वापस पानी को समुद्र में छोड़ देगा। तो नई तरीके की टेक्नोलॉजीज का यहां पर यूज किया गया है। फायदा यह होगा कि मरीन इकोसिस्टम को जो नुकसान होता है उसे बचाया जा सकेगा। इसके अलावा मैंग्रोव्स और जो कोरल रीफ्स होती है समुद्र में, जिसके कारण ऑयल के फैलने के कारण जिनको नुकसान होता है उनको बचाया जा सकेगा नुकसान से। और क्योंकि देखिए, समुद्र में अगर तेल का रिसाव होता है तो उसको ठीक करने में, समुद्री एरिया के इन्वायरमेंट को सही करने में, उस तेल को क्लियर करने में काफी खर्च आता है। तो ये वेसल हमें उससे भी बचा सकेगा इंडिया के कोस्टल एरिया पर, और हमारे जो मछुआरे हैं उनकी भी मदद की जा सकती है इस वेसल के माध्यम से। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए इसे लॉन्च किया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड भारत के कोस्टल एरिया में एक सिक्योरिटी है ना के पर्पज से काम करने वाली संस्था है। इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये कार्यरत है। 1 फरवरी 1977 में इस सैन्य बल की स्थापना की गई थी। 1978 में इसने काम करना ऑफिशियली शुरू किया। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और परमेश शिवमणि वर्तमान में इंडियन कोस्टल गार्ड के डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं। सेकंड क्वेश्चन, अच्छा, डिफेंस से रिलेटेड अभी कुछ न्यूज जो सुर्खियों में रही, अगर हम उन पर नजर डाल ले, जो कि हमने कुछ दिनों में डिस्कस किए, तो एक तो 3 अपाचे हेलीकॉप्टर इंडिया है। किससे हमारी अपाचे हेलीकॉप्टर की डील हुई है? तो ये हुई है यूएसए की बोइंग कंपनी से। इंडियन एयरफोर्स ने घोषणा की है कि मिग 21 एयरक्राफ्ट को हम पूरी तरीके से रिटायर कर देंगे सितंबर मंथ तक। इसके अलावा इंडियन नेवी ने आईएनएस निस्तार को कमीशन किया है, जो कि भारत का स्वदेशी रूप से निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल है, आईएनएस निस्तार। इसके अलावा इंडिया और फ्रांस के मध्य में एक नेवल एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था, शक्ति 2025 इंडिया और फ्रांस के मध्य में आयोजित की जाती है। तो अभी इसका आयोजन हुआ था फ्रांस में। आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 एक सम्मेलन है जिसका आयोजन किया जाने वाला है यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में इसका आयोजन किया जाएगा, आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का। एक्चुअल में देखिए, यहां पर इस चीज को डिसाइड किया जाएगा
कि जीवों के कंजर्वेशन के लिए क्या हमें जेनेटिक टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए कि नहीं। आपको पता है जेनेटिक टेक्नोलॉजी क्या होती है। काफी सारे जीव हैं जो विलुप्त हो चुके हैं या फिर जो विलुप्ति की कगार पर हैं, तो उनके डीएनए में आर्टिफिशियली चेंजेस कर दो, उनके जीनोम सीक्वेंसिंग कर दो और उनका जिन्स या डीएनए इतने स्ट्रांग हो जाए, या फिर किसी और जीव में उसको डालकर, किसी डीएनए में डालकर ऐसी प्रजाति को वापस ग्रो किया जा सकता है। जो विलुप्त हो चुकी है उसको भी वापस लाया जा सकता है। तो क्या इसका एनवायरमेंट पर आगे चलकर ह्यूमैनिटी पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है? नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, है ना। हमारी जो इकोसिस्टम है उस पर इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। इन सभी चीजों पर चर्चा करने के लिए आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस या कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा अक्टूबर मंथ में 2025 में अबू धाबी यूएई में। एक प्रकार की कॉन्फ्रेंस है ये, ठीक है ना। इसी चीज पर डिस्कस करने के लिए आईयूसीएन के जो मेंबर्स है ना, वो उन्होंने मोशन 133 दिया था आईयूसीएन को। जो एनवायरमेंटल ग्रुप्स हैं, जो आईयूसीएन के भी मेंबर हैं, एनवायरमेंट ग्रुप के भी मेंबर हैं, उन्होंने आईयूसीएन में एक मोशन को सबमिट किया था जिसका नाम है मोशन 133। ये मोशन इसी से रिलेटेड था कि भाई हमें इस बात पर डिस्कस करना चाहिए कि क्या जेनेटिक टेक्नोलॉजी किसी भी प्रकार से इन फ्यूचर ह्यूमैनिटी को क्या इफेक्ट कर सकती है, क्या नेगेटिव इफेक्ट कर सकती है, और जीवों की संरचना में क्या बदलाव हो सकता है। इन सभी चीजों पर डिस्कस करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जानी चाहिए, ये इन्वायरमेंटल ग्रुप्स ने कहा था। इसी के आधार पर वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का आयोजन करेगा आईयूसीएन 2025 में अक्टूबर मंथ में अबू धाबी यूएई में, ठीक है। आईयूसीएन वर्ल्ड प्रोटेक्शन कांग्रेस नेचर कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर सबसे बड़ा इवेंट है आईयूसीएन का। हर 4 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। दुनिया के लीडर्स को एक प्लेटफॉर्म मिलता है कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा करने का। आईयूसीएन इसका आयोजन कराता है 4 साल में एक बार। वैसे आईयूसीएन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, आईयूसीएन के नाम से जाना जाता है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रकृति के संरक्षण के लिए, नेचर के संरक्षण के लिए काम करता है। 5 अक्टूबर 1948 में इसकी स्थापना हुई। स्विट्जरलैंड की ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है और रेड डेटा बुक या रेड डेटा लिस्ट आईयूसीएन जारी करता है। 9 कैटेगरीज इसमें रेड डेटा बुक में है जिसको हमने पहले डिस्कस किया था। इंडेंजर्ड कैटेगरी और काफी सारी कैटेगरी हमने डिस्कस की थी पहले भी। ओके, इजी था, याद रखना इसको। महादाई नदी विवाद मुख्य रूप से किन राज्यों के बीच में है? महादाई रिवर की बात करें ना तो यह नदी कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक से बहती हुई गोवा में जाती है और गोवा के बाद अरब सागर में जाकर गिरती है। तो महानदी विवाद या कॉन्फ्लिक्ट ये कर्नाटका और गोवा में देखने को मिलता है। कर्नाटका से नदी का उद्गम, पश्चिम की ओर बहते हुए गोवा और फिर अरब सागर। महादाई नदी विवाद, महादाई सॉरी है ना, महादाई नदी विवाद या कॉन्फ्लिक्ट कर्नाटका और गोवा के मध्य में देखने को मिलता है। अभी ये सुर्खियों में इसलिए आ गया था क्योंकि गोवा के सीएम ने अपनी विधानसभा में एक अनाउंसमेंट कर दी थी कि भैया जो ये रिवर महादाई वाटर डिवीजन प्रोजेक्ट, सॉरी डाइवर्जन, जो महादाई रिवर डाइवर्जन प्रोजेक्ट है जो कि कर्नाटक बनाना चाह रहा है। देखिए इसके तहत कर्नाटक करना क्या चाह रहा है पहले ये समझो। महादाई रिवर कर्नाटक से निकल रही है, गोवा में जा रही है। इसकी 2 ट्रिब्यूटरी है, 2 सहायक नदियां जिससे पानी मिलता है महादाई नदी को। अब वो 2 ट्रिब्यूटरी, आगे हम बात करेंगे दोनों नदियों की, उससे पानी कहां आ रहा है? महादाई रिवर पर, और ये रिवर फिर गोवा में एक महत्वपूर्ण नदी बन जाती है। अब कर्नाटक ने अनाउंस किया था कि भैया हम उन दोनों जो ट्रिब्यूटरी है उन पर डैम बनाएंगे और उनके पानी को किसी और रिवर में डाइवर्ट करेंगे। तो इससे होगा क्या, वो 2 जो ट्रिब्यूटरी है उनका पानी महादाई नदी में आएगा नहीं, तो गोवा में पानी की कमी होगी। इसलिए डिस्प्यूट देखने को मिलता है महादाई वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट का। अभी प्रमोद सावंत ने अनाउंस किया था गोवा की विधानसभा में, गोवा के सीएम है, कि भैया केंद्र से हमने बात कर ली और केंद्र इस प्रोजेक्ट को मना करने वाला है। अब कर्नाटका गवर्नमेंट ने विरोध किया कि भैया केंद्र मतलब क्या बैक स्टेज जाकर बैक स्टेज से
क्या मदद कर रहा है क्या अपने रूलिंग पार्टी, क्योंकि सेंट्रल में भी जिस रूलिंग पार्टी की सरकार है गोवा में भी उसकी है। तो ये कर्नाटका ने सीएम जो सिद्धारमैया ने उन्होंने आरोप लगाया। अब गोवा गवर्नमेंट का कहना है कि भाई जो कर्नाटका गवर्नमेंट महादाई वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट लेके आई है वो इलीगल है और हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि कर्नाटक ने जो प्राधिकरण है उनसे किसी भी प्रकार का क्लियरेंस नहीं लिया, सेंट्रल से किसी भी प्रकार का क्लियरेंस नहीं लिया, जबकि नदी का बहाव दो राज्यों में देखने को मिलता है। तो यह अभी डिस्प्यूट है महादाई रिवर को लेकर, इसके पानी को लेकर कर्नाटका और गोवा के मध्य में। महादाई वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट कर्नाटका का प्रोजेक्ट है। इसके तहत ये कलासा और बांदुरी रिवर, ये दोनों ही महादाई रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इन पर डैम बनाएगा और इनका पानी एक अलग नदी मालप्रभा रिवर जो कि कर्नाटक में बहती इसकी तरफ मोड़ देगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो महादाई नदी है उसमें पानी की कमी होगी और यह नदी गोवा की बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। ठीक है, तो महादाई रिवर समझ में आ गया। इसे रियो डी गोवा या मंडोवी रिवर के नाम से जाना जाता है। गोवा में गोवा की लाइफलाइन कहलाती है महादाई रिवर और इसमें पानी ट्रिब्यूटरी से आता है, जिस पर कर्नाटक बोल रहा है कि हम दोनों रिवर का मुंह मोड़ देंगे और उसके पानी को डाइवर्स कर देंगे किसी और नदी में। महादाई रिवर की लेंथ है 81 किलोमीटर, वेस्टर्न घाट में जाकर ये बहती है। वैसे वेस्टर्न घाट में भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका से इसका ओरिजिन होता है, गोवा होते हुए अरेबियन सी में जाकर गिरती है। मालप्रभा रिवर जिसमें पानी मोड़ने वाला है ट्रिब्यूटरीज का कर्नाटक गवर्नमेंट, ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। उद्गम इसका कर्नाटका से होता है, अधिकतर भाव क्षेत्र कर्नाटका में, और फिर ये चली जाती है और कृष्णा नदी में जाकर मिलती है। इसकी टोटल लंबाई 304 किलोमीटर। आई होप समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिला होगा, थोड़ा सा समझने में दिक्कत आई होगी, लेकिन ध्यान से सुना होगा तो समझ में आ गया होगा। आपको ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल का स्पेशल पैकेज यहां पर अवेलेबल है। जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने एसएससी सीजीएल के लिए फॉर्म फिलअप किया है वो इस स्पेशल पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। काफी सारी चीजें आपको लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए यहां पर प्रोवाइड की गई है। फॉर एग्जांपल 10,000 जीएस के वन लाइनर आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के टॉपिक वाइज ई बुक ज्वाइन कर सकते हैं। 2022, 23, 24 के पीवाईक्यूज आप यहां पर लगा पाएंगे। 30 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे और इसके अलावा लास्ट 2 ईयर का करंट अफेयर की पीडीएफ भी आपको यहां पर मिल जाएगी, स्पेशली एसएससी सीजीएल के लिए काफी अफोर्डेबल प्राइस में। तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डली है, वहां पर जाकर आप इसे डायरेक्ट अवेल कीजिए। कोई भी हर्डल आता है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए। तब तक आगे चलते हैं हम। 1000 साल पुरानी चोल गंगम झील को किस राज्य में रिस्टोर किया जाएगा? चोल गंगम झील की बात करें तो यह हमको देखने को मिलेगी भारत के तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु में जो सरकार है उसने घोषणा की है कि भाई हम इस झील को वापस पुनर्जीवित करेंगे, रिवाइवल किया जाएगा इस झील का। 1000 साल पुरानी चोल गंगनम झील देखने को मिलती है, गंगम चोल गंगम झील देखने को मिलती है भारत के तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु के अरियालूर डिस्ट्रिक्ट में गंगईकोंडा चोलापुरम विलेज एक पर्टिकुलर विलेज है, यहां पर इस झील का विस्तार देखने को मिलता है। तमिलनाडु में स्थानीय लोग इसे पोन्नेरी लेक के नाम से भी पुकारते हैं, चोल गंगम झील को। चोल गंगम झील के निर्माण का श्रेय तमिलनाडु के एक शासक को दिया जाता है जिनका दक्षिण भारत में काफी बड़ा साम्राज्य था। किंग राजेंद्र चोल, चोल डायनेस्टी के शासक थे राजेंद्र चोल प्रथम। इन्होंने 1000 साल पहले चोल गंगम झील का निर्माण करवाया था और अब इसको वापस रिवाइव करने के लिए, इसको पुनर्जीवित करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने 20 करोड़ रुपए का बजट घोषित किया है। राजेंद्र चोल प्रथम जिन्होंने झील बनवाई, यह चोल शासक किंग राजा राज चोल प्रथम के बेटे थे। बहुत ही पावरफुल शासक माने जाते हैं। 1014 से 1044 ईस्वी तक इनका शासन देखने को मिलता है। दक्षिण भारत में चोला डायनेस्टी या चोल साम्राज्य के शासक थे। इन्होंने काफी सारी उपाधियां भी धारण की है, जैसे गंगईकोंडा चोल के नाम से भी इन्हें पुकारा जाता था। इसके अलावा साउथ एशिया में श्री विजय एम्पायर के खिलाफ जब इन्होंने कैंपेन चलाया तो दक्षिण भारत के सारे एरियाज को इन्होंने कैप्चर किया था। तो काफी लंबा साम्राज्य था। गंगईकोंडा चोलन
मुक्ता चोलन या फिर मुदिकोंडा चोल के नाम से भी इनको पुकारा जाता है। सारी उपाधियां हैं, अलग अलग युद्ध के बाद इन्होंने इन उपाधियों को टाइटल से खुद को सम्मानित किया था, उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा इस झील का निर्माण किया गया। श्रीलंका को भी इन्होंने कंट्रोल कर लिया था इनकी डायनेस्टी में। दक्षिण भारत में साम्राज्य को बढ़ाते हुए श्रीलंका को भी इन्होंने अपने कंट्रोल में लिया था। अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को मजबूत करने के लिए रिजोल्यूशन 2788 किसके द्वारा अपनाया गया है? तो इंटरनेशनल जितने भी डिस्प्यूट है, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है, उनके शांतिपूर्ण समाधान को और मजबूती प्रदान की जा सके, सारे देश जो कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर है वो एक साथ आए, इसके लिए रिजोल्यूशन 2788 अपनाया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है ना। इन्होंने इस रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया है, ऑफिशियल नाम दिया है इसे रिजोल्यूशन 2788। अब देखिए रिजोल्यूशन का उद्देश्य आपको समझ में आ गया कि भाई देशों के मध्य में जो भी डिस्प्यूट है, चाहे वो सीमा को लेकर हो, क्षेत्र को लेकर हो, किसी अदर चीज को लेकर हो, उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व किया जा सके। इंटरनेशनल डिस्प्यूट के पीसफुल सेटलमेंट को बढ़ावा देना, यूनाइटेड नेशन की जो डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए यूनाइटेड नेशन डिस्प्यूट सॉल्व कर सके और सभी देश इसमें अपना योगदान दे, इसके लिए प्रयास करना। डिस्प्यूट को इंटरनेशनल कोर्ट की मदद से सॉल्व करना, डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए डिप्लोमेसी का यूज करना, इस रिजोल्यूशन का मुख्य उद्देश्य है। तो रिजोल्यूशन को नाम दिया गया है रिजोल्यूशन 2788, अभी अपनाया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। इन फ्यूचर अगर सभी देश इस पर सहमत होते हैं तो फिर भारत पाकिस्तान जो सीमा विवाद है, भारत चाइना सीमा विवाद है, अदर रशिया यूक्रेन विवाद है, इनको पीसफुली एक टेबल पर आकर सभी देश आपस में मिलकर सुलझा पाएंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है, एक उसका पार्ट है। दुनिया में पीस और सिक्योरिटी के लिए यह संस्था काम करती है। 5 परमानेंट मेंबर है और 10 अस्थायी सदस्य भी देखने को मिलते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना की गई, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर देखने को मिलते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? पूर्णतः स्वदेशी रूप से निर्मित 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाने वाला है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। फर्स्ट फुली इंडिजिनियस 50 किलोग्राम जियोथर्मल पावर प्लांट कहां पर स्थापित किया जाएगा? भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अरुणाचल प्रदेश की तवांग डिस्ट्रिक्ट में इसे लगाया जाएगा। 3 साल में यह प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसको फंडिंग करेगी। 10 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है। देखिए क्या होता है, अगर हम इंपॉर्टेंस देखें तो पावर प्लांट की सबसे खास बात यह है कि 68 डिग्री सेल्सियस पर भी यह काम करेगा। नॉर्मली जो जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट होते हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही काम करते हैं, लेकिन ये 68 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री या उससे ज्यादा पर काम करते हैं, पर ये 68 डिग्री सेल्सियस पर ही इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण कर सकता है। देखिए जियोथर्मल पावर प्लांट में अर्थ की हीट का यूज करके, जैसे गड्ढा खोदकर कुएं जैसा, अंदर टरबाइन लगाकर या तो उसकी हीट या फिर गर्म जल का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण किया जाता है। टरबाइन चलाने के लिए भाप का यूज किया जाता है, भूतापी ऊर्जा का, और फिर उसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो भूतापी ऊर्जा प्लांट है ये, जो कि लगाया जा रहा है, 50 किलोवाट का है। ठीक है, पूर्णतः स्वदेशी रूप से निर्मित अरुणाचल प्रदेश राज्य में इसकी स्थापना की जाएगी। 3 साल में यह बनकर तैयार होगा। स्किल इंडिया असिस्टेंट नामक एआई पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? स्किल इंडिया असिस्टेंट ये एक एआई पावर्ड चैटबॉट है जिसे लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को। आंसर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ने इस पर्टिकुलर एआई चैटबॉट को लॉन्च किया है। ठीक है, स्किल इंडिया असिस्टेंट इसको नाम दिया गया। उद्देश्य क्या है? अगर हम उद्देश्य देखें तो आंसर ले लिया क्या हमने? ठीक है,
मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उद्देश्य की बात करें तो चैटबॉट स्किल और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड सारी जानकारी देने में सक्षम है। एआई के माध्यम से ये सारी जानकारी प्रोवाइड करेगा, सारी स्किल्ड चीजें सिखाने में मदद कर देगा। स्किल इंडिया डिजिटल हब प्लेटफॉर्म या व्हाट्सएप के माध्यम से इसे यूज किया जा सकता है। चैटबॉट वर्क करने के लिए एआई का यूज करेगा। एआई के माध्यम से ही एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड या स्किल रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन किसी को प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी रिसर्चर्स को या किसी भी व्यक्ति को यह कोर्स का रिकमेंडेशन देगा। इसके अलावा ट्रेनिंग सेंटर गवर्नमेंट के आसपास कहां पर है, नियर जो रहेंगे उसकी जानकारी देगा। स्किल के अकॉर्डिंग जॉब ढूंढने में भी मदद करेगा युवाओं की। इंग्लिश, हिंदी और मिक्स्ड लैंग्वेज में अभी के लिए इसका यूज किया जा सकता है। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सहयोग से मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने इसका निर्माण किया है, स्किल इंडिया असिस्टेंट चैटबॉट। ठीक है ना, यहां पर ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, पर ठीक है आप मिनिस्ट्री याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसने इसका निर्माण किया है। ओके, यहां पर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के गठन का उद्देश्य और सन देख लेते हैं। एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ही इसका गठन किया था, इस कॉर्पोरेशन का। 2008 में इसकी स्थापना की गई और इसका हेडक्वार्टर इंडिया नई दिल्ली में देखने को मिलता है। तो मिनिस्ट्री के तहत एआई चैटबॉट का निर्माण इस संस्था के द्वारा किया गया। सामूहिक प्रतिवेदन मंच नामक प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सामूहिक प्रतिवेदन मंच एक प्लेटफॉर्म है, इसको लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी को। देखिए है क्या, प्लेटफॉर्म क्या है? देखिए काफी सारी आपने देखा होगा ट्रेडिंग की कंपनियां होती, काफी सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जिनको कहा जाता है स्टॉक ब्रोकर कंपनीज, जीरोधा और काफी सारी है, XYZ, एंजल ब्रोकिंग और काफी सारी। तो क्या होता है ना कि सामूहिक प्रतिवेदन मंच जो कि इनको दिया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर हो गया सेबी। ठीक है, सामूहिक प्रतिवेदन मंच। देखिए होता क्या है, जो ब्रोकरेज, स्टॉक ब्रोकरेज हाउस होते हैं जितने भी हैं XYZ, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड होते हैं, अलग अलग एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करते हैं, खरीदने बेचने का काम करते हैं, शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह। चाहे वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, अलग अलग एक्सचेंज पर वो रजिस्टर्ड हैं सारे स्टॉक ब्रोकरेज कंपनीज, और सारों पर अपनी ट्रेडिंग करती है। अब क्या होता है, स्टॉक ब्रोकरेज कंपनीज जो होती है ना, जो भी होते हैं, उनको समय समय पर एक्सचेंज को रिपोर्ट देनी होती है, और एक्सचेंज क्या करती है कि ये रिपोर्ट सेबी को देती है। तो स्टॉक ब्रोकरेज का ब्रोकर्स जो है उनका काम बढ़ जाता है। अलग अलग जो ऐसे एक्सचेंज है उनको प्रॉपर सारी रिपोर्ट दो समय समय पर, जो भी रेगुलेशन सेबी ने बनाया है, ताकि ये पता रहे कि जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो सारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं ट्रेडिंग के लिए। अब समय खर्च होता है स्टॉक ब्रोकरेज फर्म का कि भाई अलग अलग एक्सचेंज को रिपोर्टिंग करो और फिर वो जाकर सेबी को रिपोर्टिंग करेंगे। तो अब इस पोर्टल के माध्यम से जो सामूहिक प्रतिवेदन मंच प्लेटफॉर्म लाया गया है, इसके माध्यम से स्टॉक ब्रोकरेज को सिर्फ एक रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी इस प्लेटफॉर्म पर, और वो रिपोर्ट सभी एक्सचेंज को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भेज दिया जाएगा। तो जो स्टॉक ब्रोकरेज फर्म है उनको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो समझ में आ गया, एक्सचेंज जैसे BSE, NSE काम करते, ये एक्सचेंज कहलाते, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर ट्रेडिंग की जाती है बॉन्ड्स की, शेयर की और अदर चीजों की। ठीक है ना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदे और बेचे जाते हैं। सेबी की बात करें, इंडिया में शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत कार्य करती है, एक स्टेचुरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है। 1992 में सेबी एक्ट के माध्यम से इसका गठन किया गया था। वैसे गठन इसका पहले हो चुका था 12 अप्रैल 1988 में, लेकिन इसे रेगुलेट किया गया ऑफिशियली 1992 में सेबी एक्ट के माध्यम से। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। अभी वर्तमान में इसके चेयरमैन तुहिन कांत पांडे है। इनके पहले माधवीपुरी बुच चेयरमैन थी, फर्स्ट फीमेल चेयरमैन भी है, लेकिन इनके हटने के बाद अभी तुहिन कांत पांडे चेयरमैन है सेबी के। पहले चेयरमैन थे एस ए दवे सेबी के।
ठीक है। भारत के किस हवाई अड्डे ने वर्ल्ड के टॉप 10 बेस्ट एयरपोर्ट की सूची में लगातार तीसरी बार जगह बनाई है? वर्ल्ड के टॉप 10 बेस्ट एयरपोर्ट किस माध्यम से, किस आधार पर? एयरपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी हो, है ना, सारे जो पैसेंजर का ओपिनियन है उसके आधार पर यह देखा जाता है कि टॉप 10 बेस्ट एयरपोर्ट कौन से हैं, लॉज कितने अच्छे हैं, रुकने की सुविधा कितनी अच्छी है, और दूसरी चीजें जितनी भी सर्विस होती है एयरपोर्ट की कितनी ज्यादा अच्छी है, उस आधार पर देखा जाता है वर्ल्ड के टॉप बेस्ट एयरपोर्ट। तो इस लिस्ट में तीसरी बार लगातार टॉप 10 में आया है इंडिया का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। ये जो रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्ट ट्रेवल और लेजर ने जारी की है। ट्रेवल और लेजर कंपनी है, एक प्रकार की मैगजीन है, इसकी रिपोर्ट है। इसने वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड या वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड 2025 घोषित किए। काफी सारी कैटेगरीज में ये अवार्ड जारी करता है वैसे तो, लेकिन यहां पर एक कैटेगरी होती है वर्ल्ड के बेस्ट एयरपोर्ट। तो टॉप 10 में ट्रेवल और लेजर मैगजीन के जो रीडर्स की वोटिंग हुई है उसके आधार पर यह पता चला है कि वर्ल्ड के टॉप 10 बेस्ट एयरपोर्ट में लगातार तीसरी बार भारत के जिस एयरपोर्ट ने जगह बनाई वो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मुंबई वाला। ये इस साल 9th रैंक पर आया है। 10 लगातार 3 साल से टॉप 10 में आ रहा है। टॉप 5 सिटीज की रैंकिंग में जयपुर की 5th रैंक है। जैसे काफी सारी कैटेगरीज है तो टॉप 5 सिटीज की भी रैंकिंग दी जाती है, जिसमें जयपुर की 5th रैंक यहां पर आई है। लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है, हमको तो वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट से ही मतलब है। टॉप 10 में इंडिया का कौन सा एयरपोर्ट है, तो यह है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। पहले नंबर पर इस्तांबुल एयरपोर्ट है तुर्की का, सेकंड पर सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का, और तीसरे पर हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर के दोहा में देखने को मिलता है। हर साल रैंक दी जाती है ट्रेवल और लेजर मैगजीन के द्वारा अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे सिटीज, आइलैंड, एयरलाइंस, एयरपोर्ट्स। तो अलग अलग बेस्ट एयरपोर्ट में भारत का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट 9th रैंक पर आया है। इस रैंकिंग की शुरुआत 1995 में की गई थी एक मैगजीन के द्वारा, ट्रेवल ट्रेजर मैगजीन। ठीक है, सॉरी, ट्रेवल लेजर मैगजीन। आगे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 जिसे अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया, किस नीति का स्थान लेगी? तो यह नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी है 2025 की। तो ऑब्वियस सी बात है किसी दूसरी कोऑपरेटिव पॉलिसी की जगह लेगी। तो ये पहले जो अभी तक कोऑपरेटिव पॉलिसी चलती आ रही है वो नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी है 2002 की। इसको रिप्लेस किया है नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 ने। उद्देश्य क्या है? ये जो नई पॉलिसी है 2025 से 2045 तक 20 साल के लिए लागू की जाएगी। भारत में कोऑपरेटिव को बढ़ाना और भारत में 2047 तक भारत को विकसित भारत बनने में कोऑपरेटिव्स का योगदान सुनिश्चित करना नई नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 का मुख्य उद्देश्य है। पॉलिसी का मोटो है सहकार से समृद्धि, मतलब जो कोऑपरेटिव है उसके माध्यम से समृद्धि को अचीव करना। तो 2002 की नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी को यह रिप्लेस करेगी। इसके तहत 5 साल में एग्रीकल्चर, डेयरी और फिशरीज के एरिया में 2 लाख नए कोऑपरेटिव्स का निर्माण किया जाएगा, सहकारी संस्थाओं का। कोऑपरेटिव सेक्टर को मॉडर्न बनाया जाएगा, डिजिटल टूल्स कोऑपरेटिव सेक्टर में बढ़ाए जाएंगे, जॉब्स नई क्रिएट करने में मदद मिलेगी और काफी अदर्स बेनिफिट इसके देखने को मिलेंगे। यहां पर हमको सहकारिता के बारे में समझना चाहिए। कोऑपरेटिव वो चीज जहां पर किसी कंपनी का एक मालिक नहीं होता, बात जब बहुत सारे लोग मिलकर उस कंपनी को या किसी भी संस्था को चलाते हैं, तो वो होता है सहकारी संस्थान या कोऑपरेटिव। इससे क्या होता है? सोसाइटी में यूनिटी बढ़ती है, देश का सामूहिक विकास होता है और सभी साथ में मिलकर देश के विकास में योगदान देते हैं। तो नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 2002 की नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी को रिप्लेस करेगी। आपको पता है यूनाइटेड नेशन ने 2012 को पहला इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स घोषित किया था और इस साल 2025 यूनाइटेड नेशन के द्वारा दूसरा इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स घोषित किया गया है। डन। तो ये हो जाते हैं 25 जुलाई के सभी करंट अफेयर, डिटेल में हमने डिस्कस कर लिए। यहां पर हम एग्जाम बूस्टर में आज स्पोर्ट्स के कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो कि सुर्खियों में रहे।
पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन किया गया था दमन और दीव में 2025 में। मणिपुर पदक तालिका में इसमें टॉप पर रहा था। फिर नेशनल विमेन हॉकी लीग 2024-25 का आयोजन किया गया था, जिसे हॉकी हरियाणा ने अपने नाम किया था। इसके अलावा हरियाणा की टीम ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में 104 पदक जीतकर मेडल टेबल में शीर्ष स्थान हासिल किया था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स हरियाणा टॉप पर रहा। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जो कि इंग्लैंड में आयोजित किया गया, इसमें मेंस और विमेंस कैटेगरी दोनों का ही कबड्डी वर्ल्ड कप इंडिया ने अपने नाम किया। और महिला प्रीमियर लीग 2025 का हाल ही में आयोजन किया गया था, जिसमें विनर रही है मुंबई इंडियंस और रनर अप रही दिल्ली कैपिटल्स। ठीक है, तो यहां पर हमने 5 स्पोर्ट्स के फैक्ट डिस्कस किए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर पूछे जा सकते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। जुलाई 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 77th। हाल ही में शुरू किया गया भारत NCX 2025 क्या है? तो एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास है। किस देश ने हाल ही में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की है? तो यूएसए ने यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की है। वन टाइम रेगुलराइजेशन स्कीम 2025 कहां लॉन्च की गई? तो इसे लॉन्च किया गया पौंडीचेरी में। हाल ही में जज यशवंत वर्मा के निष्कासन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यह है आर्टिकल 218। भारतीय सेना ने अपाचे हेलीकॉप्टर किस देश से लिए हैं? तो ये लिए हैं हमने यूएसए से। भारतीय वायुसेना किस विमान को सितंबर 2025 तक रिटायर कर देगी? तो यह है MiG-21। मिजोरम सरकार द्वारा मिजो डायस्पोरा हब पोर्टल क्यों शुरू किया गया? तो मिजो प्रवासियों के साथ संबंध को मजबूत करने के लिए और उन्हें जोड़ने के लिए। रॉटन थियम जी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये थिएटर से संबंधित व्यक्ति थे, रॉटन थियम। ग्रीन हाइड्रोजन वैली पहल कहां लॉन्च की गई? तो इसे लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश राज्य में। ये सारे कल के सेशन के करंट अफेयर रिवाइज हो गए हमारे। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। भारत में सबसे पहले सेंसेक्स कब शुरू किया गया? तो ये 1986 में शुरू किया गया था। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर सबसे ज्यादा होता है पोल्स पर। भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात की गई है। बिल्कुल सही आंसर आए हैं सभी के। पूजा टांडेकर और निकिता, है ना, यहां पर 2 हमने कमेंट ऐड किए। बिल्कुल सही आंसर है सभी के। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे देख लो। प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसने लिखी थी? पहला क्वेश्चन। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सेकंड क्वेश्चन। और थर्ड है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? यहां पर दशकीय जनगणना की बात नहीं की गई है, पहली बार जनगणना की बात की गई है। ओके, तो तीनों क्वेश्चन को आराम से नोट करो पॉज करके और कमेंट में आंसर करो। आई होप सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।